Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसका टाइटल है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 37 के बारे में। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। In the early 1920s, communist groups emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to problems affecting the country. इसका मतलब हुआ कि 1920 के शुरुआती वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी, मतलब कि कम्युनिस्ट समूह उभरे, जिन्होंने रूस की बाल्शेविक क्रांति से प्रेरणा ली और देश की समस्याओं का समाधान समाजवाद को बताया। From 1935, the communists worked mainly from within the fold of the Indian National Congress. इसका मतलब होता है 1935 से कम्युनिस्टों ने मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दायरे के भीतर काम किया। A parting of ways took place in December 1941 when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany. इसका मतलब है कि दिसंबर 1941 में अलगाव हुआ जब कम्युनिस्टों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिशों का समर्थन करने का फैसला किया। Unlike other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of independence. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि अन्य गैर कांग्रेसी दलों के विपरीत स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब सीपीआई के पास मजबूत संगठनात्मक ढांचा और समर्पित कार्यकर्ता थे। However, independence raised different voices in the party. इसका मतलब हुआ लेकिन स्वतंत्रता ने पार्टी के भीतर अलग-अलग आवाजें खड़ी कर दी। The basic question that troubled the party was the nature of Indian independence. इसका मतलब हुआ कि पार्टी को परेशान करने वाला मूल सवाल यह था कि भारतीय स्वतंत्रता की असल प्रकृति क्या है। आगे बढ़ते हैं। वॉज इंडिया रियली फ्री और वॉज फ्रीडम अ शेम? इसका मतलब हुआ कि क्या भारत वास्तव में आज़ाद हुआ था या यह यह आज़ादी झूठी थी। Soon after independence, मतलब कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in Telangana. इसका मतलब हुआ कि पार्टी ने सोचा कि 1947 में सत्ता का हस्तांतरण वास्तविक स्वतंत्रता नहीं था और उसने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को प्रोत्साहित किया। The communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces. इसका मतलब हुआ कि कम्युनिस्ट अपनी स्थिति के लिए जन समर्थन जुटाने में विफल रहे और सशस्त्र बलों द्वारा कुचल दिए गए। This forced them to rethink their position, मतलब कि इसने उन्हें अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general elections. इसका मतलब हुआ कि 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक क्रांति के मार्ग को छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया। In the first general election, CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party. मतलब कि पहले आम चुनाव में सीपीआई ने 16 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। The party's support was more concentrated in आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। इसका मतलब हुआ कि पार्टी का समर्थन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में केंद्रित था। ए के गोपालन, ऐसे डांगे, ईएमएस नंबूदरी पद, पीसी जोशी, अजय घोष एंड पी सुंदरया वर अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द सीपीआई। हम यह कह सकते हैं कि ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नंबूदरी पद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया सीपीआई के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। The party went through a major split in 1964 following the ideological rift between Soviet Union and China. हम यह कह सकते हैं कि सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक मतभेदों के चलते 1964 में पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ। The pro-Soviet factions remained as the CPI, while the opponents formed the CPIM. Both these parties continue to exist to this day. हम यह कह सकते हैं कि सोवियत समर्थन घड़ा सीपीआई के रूप में बना रहा, जबकि विरोधियों ने सीपीआईएम का गठन किया। बोथ दीज पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टू दिस डे। इसका मतलब ये दोनों पार्टियां आज तक अस्तित्व में हैं। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो येलो बॉक्स बना है उसके बारे में। मतलब हम बात करेंगे ए के गोपालन के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1904 से लेके 1977। कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, हम कह सकते हैं कि केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज वर्क एज अ कांग्रेस वर्कर इनिशियली, मतलब कि शुरुआत में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1939, मतलब कि 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। आफ्टर द स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964, मतलब कि 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन के बाद joined the CPIM and worked for the strengthening the party, मतलब कि CPIM में शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य किया। Respected as the parliamentarian, मतलब कि संसद सदस्य के रूप में सम्मानित रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1952, मतलब 1952 से संसद सदस्य रहे। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 38 के बारे में। Some of these, like the Congress Socialist Party, later separated from the Congress and became opposition parties. इसका मतलब हुआ कि इनमें से कुछ, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बाद में कांग्रेस से अलग हो गई और विपक्षी दल बन गई। डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, the party managed to contain if not resolve differences and build a consensus. हम यह कह सकते हैं कि तरीकों, विशेष कार्यक्रमों और नीतियों को लेकर मतभेद होने के बावजूद पार्टी ने मतभेदों को पूरी तरह सुलझाया नहीं तो भी उन्हें संभाला और सहमति बनाने में सफल रही। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। लेट्स वॉच अ फिल्म जिसका टॉपिक है दैट इज सिंहासन के बारे में। This Marathi film, based on Arun Sadhu, two novels, सिंहासन and मुंबई दिनांक, हम यह कह सकते हैं कि depicts
द टसल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र। इसका मतलब हुआ यह मराठी फिल्म अरुण साधु के दो उपन्यास सिंहासन और मुंबई दिनांक पर आधारित है, जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई को दर्शाती है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू जर्नलिस्ट दिगो टिप्निश एट द साइलेंट सूत्रधार। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी पत्रकार दिगो टिप्निश के माध्यम से एक मौन सूत्रधार के रूप में बताई गई है। It tries to capture the intense power struggle within the ruling party and the secondary role of the opposition। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि यह सत्तारूढ़ दल के भीतर की तीव्र सत्ता संघर्ष और विपक्ष की गौण भूमिका को दिखाने का प्रयास करती है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर विश्वास राव धावाड़े is making all out efforts to unseat the incumbent chief minister। इसका मतलब हुआ कि वित्त मंत्री विश्वास राव दबाड़े वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। Both contenders are trying to woo trade union leader डिकास्टा to obtain his support। मतलब कि दोनों दावेदार ट्रेड यूनियन नेता डिकास्टा को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। In this factional fight, other politicians to seek to obtain maximum advantage while bargaining with both these sides। इसका मतलब हुआ कि इस गुटबाजी की लड़ाई में अन्य राजनेता भी दोनों पक्षों से सौदेबाजी करते हुए अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। Smuggling in Mumbai and the grim social reality in rural Maharashtra form the subplots in this film। मतलब कि मुंबई में तस्करी और ग्रामीण महाराष्ट्र की कड़वी सामाजिक सच्चाई इस फिल्म की उपकथाओं को बनाती है। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के ईयर के बारे में, मतलब कि वर्ष के बारे में, जो कि है 1981। फिर हम बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, मतलब कि निर्देशक के बारे में, और इसके डायरेक्टर हैं जबार पटेल। अब हम बात करेंगे स्क्रीन प्ले के बारे में, मतलब कि पटकथा के बारे में, जिसके जो स्क्रीन प्ले है उनका नाम है दैट इज विजय तेंदुलकर। फिर हम बात करेंगे कास्ट के बारे में, मतलब कि कलाकार के बारे में, जिसमें आते हैं फर्स्ट है नीलू फूले, फिर है अरुण सारनाइक, फिर है डॉक्टर श्रीराम लागू, फिर है सतीश दुबाशी, फिर है दत्ता भट्ट, उसके बाद है माधुकर तोड़ तोड़मल, उसके बाद है माधव वातवे, और फिर है दैट इज मोहन आगाशे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस के बारे में, मतलब कि गुटों की सहनशीलता और प्रबंधन के बारे में। This coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस के इस गठबंधन जैसे स्वभाव ने उसे एक असामान्य शक्ति दी। Firstly, a coalition accommodates all those who join it। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि पहले एक गठबंधन उन सभी को समायोजित करता है जो इसमें शामिल होते हैं। Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues। इसका मतलब हुआ इसलिए उसे किसी भी चरमपंथी स्थिति से बचना होता है और लगभग सभी मुद्दों पर संतुलन बनाना होता है। Compromise and inclusiveness are the hallmark of a coalition। इसका मतलब हुआ समझौता और समावेशिता एक गठबंधन की पहचान होती है। This strategy put the opposition in a difficulty। मतलब कि इस रणनीति ने विपक्ष को मुश्किल में डाल दिया। Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress। इसका मतलब हुआ कि विपक्ष जो भी कहना चाहता था वह कांग्रेस के कार्यक्रम और विचारधारा में भी जगह पा जाता था। Secondly, in a party that has nature of a coalition, there is a greater
tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. हम यह कह सकते हैं कि दूसरे जिस पार्टी का स्वभाव गठबंधन जैसा होता है उसमें आंतरिक मतभेदों के प्रति अधिक सहनशीलता होती है और विभिन्न गुटों तथा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी समायोजित किया जाता है. The Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this even after independence. मतलब कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये दोनों काम किए और स्वतंत्रता के बाद भी इन्हें जारी रखा. That is why, even if a group was not happy with the position of the party or with its share of the power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition. हम यह कह सकते हैं कि इसी कारण भले ही कोई गुट पार्टी की स्थिति या सत्ता में अपने हिस्से से खुश ना हो, वह पार्टी के भीतर ही रहकर अन्य गुटों से लड़ता था, ना कि पार्टी छोड़कर विपक्ष बनाता था. These groups inside the party are called factions. मतलब कि पार्टी के भीतर इन समूहों को गुट कहा जाता है. The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन जैसी प्रकृति ने विभिन्न गुटों को सहन किया और वास्तव में उन्हें प्रोत्साहित भी किया. Some of these factions were based on ideological considerations, but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries. इसका मतलब हुआ कि इनमें से कुछ गुट वैचारिक आधार पर बने थे, लेकिन अक्सर ये गुट व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और प्रतिद्वंदिताओं पर आधारित थे. Instead of being a weakness, मतलब कि कमजोरी होने के बजाय internal factionism became a strength of the Congress. इसका मतलब हुआ कि आंतरिक गुटबाजी कांग्रेस की ताकत बन गई. Since there was room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष के लिए जगह थी, इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग हितों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे, बाहर जाकर नई पार्टी बनाने के बजाय. Most of the state units of the Congress were made up of numerous factions. हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की अधिकांश प्रांतीय इकाइयां कई गुटों से बनी थीं. The factions took different ideological positions, making the Congress appear as grand centrist party. इसका मतलब हुआ गुटों ने अलग अलग वैचारिक स्थितियां अपनाई, जिससे कांग्रेस एक विशाल मध्य मार्गी पार्टी के रूप में दिखाई दिया. The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influence policy and decision making from the margins. इसका मतलब हुआ अन्य पार्टियां मुख्य रूप से इन गुटों को प्रभावित करने की कोशिश करती थीं और इस प्रकार हाशिए से नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को परोक्ष रूप से प्रभावित किया करती थीं. आगे बढ़ते हैं. They were far removed from the actual exercise of authority. इसका मतलब हुआ वे वास्तविक सत्ता के प्रयोग से बहुत दूर थीं. The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influence policy and decision making from the margins. They were far removed from the actual exercise of authority. ये हमने पढ़ लिया है. They were not they were not alternatives to the ruling party. Instead, they constantly pressurized and criticized, censured and influenced the Congress. इसका मतलब हुआ कि वे सत्तारूढ़ पार्टी का विकल्प नहीं थी, बल्कि वे लगातार कांग्रेस पर दबाव डालती, आलोचना करती, निंदा करती और उसे प्रभावित करती.
The system of factions function as balanced mechanism within the ruling party. गुटों की व्यवस्था सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर संतुलन का साधन बनी. पॉलिटिकल कंपटीशन therefore took place within the कांग्रेस, मतलब कि इसलिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के भीतर ही होती थी. पॉलिटिकल कंपटीशन therefore took place within the कांग्रेस, ये हमने रीड कर लिया. In that sense, in the first decade of electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as opposition. हम यह कह सकते हैं कि उस दृष्टि से चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाती थी. That is why this period of Indian politics has been described as the Congress system. इसलिए भारतीय राजनीति की इस अवधि को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 39 के बारे में, मतलब कि हम बात करेंगे भारतीय जनसंघ के बारे में, दैट इज बीजेएस, मतलब भारतीय जनसंघ. The Bharatiya Jansangh was formed in 1951 with the Shyama Prasad Mukherjee as the founder president. हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संस्थापक अध्यक्ष बनाकर की गई. Its lineage, however, can be traced back to the Rashtriya Swayamsevak Sangh, that is RSS, and the Hindu Mahasabha before independence. इसका मतलब हुआ कि इसकी परंपरा स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस और हिंदू महासभा तक पहुंचती है. The Jansangh was different from other parties in terms of ideology and programs. मतलब कि जनसंघ विचारधारा और कार्यक्रमों के मामले में अन्य पार्टियों से अलग था. It emphasized the idea of one party, मतलब कि यह एक देश, it emphasized the idea of one party, one culture, and one nation, and believed that the country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and tradition. हम यह कह सकते हैं कि यह एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देता था और मानता था कि भारत भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और सशक्त बन सकता है. The party called for reunion of India and Pakistan in अखंड भारत, मतलब कि पार्टी ने भारत और पाकिस्तान के पुनर्मिलन की मांग अखंड भारत के रूप में की. The party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India and was also opposed to the granting of concessions to religious and cultural minorities. इसका मतलब हुआ कि पार्टी अंग्रेजी की जगह हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के आंदोलन के अग्रभाग में थी और धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध करती थी. The party was a consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964. हम यह कह सकते हैं कि पार्टी लगातार इस बात की समर्थक करती थी कि भारत परमाणु हथियार विकसित करे, विशेषकर 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद. In the 1950s, Jansangh remained on the margins of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections and 4 seats in the 1957 general elections to the Lok Sabha. हम यह कह सकते हैं कि 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर ही रहा और 1952 के लोकसभा चुनाव में केवल 3 सीटें तथा 1957 के आम चुनाव में 4 सीटें ही जीत सका. In the early years of its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking state like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi and Uttar Pradesh. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं प्रारंभिक वर्षों में इसका समर्थन मुख्यतः हिंदी भाषी राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से आता था. The party's leaders include श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक. मतलब कि हम यह कह सकते हैं पार्टी के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराम मधोक शामिल थे. द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द भारतीय जनसंघ. मतलब कि
भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ों को भारतीय जनसंघ जंग संघ से जोड़ती है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो येलो बॉक्स बना है उसके बारे में। मतलब हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 1968 तक। फुल टाइम आरएसएस वर्कर सिंस 1942। हम यह कह सकते हैं कि 1942 से पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता थे। फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ, मतलब भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, मतलब कि भारतीय जनसंघ के महासचिव और बाद में अध्यक्ष बने। उसके बाद पढ़ते हैं इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, मतलब कि एकात्म मानववाद की अवधारणा प्रस्तुत की। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो पेजेस हमने डिस्कस किए वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।